हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नहीं यार, मतलब मैं मानता हूँ यार समझदारी एल्डोस्टेरॉन बोलने में नहीं है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बोलने में, राइट। अब ये नहीं पता कि कितने समझदारी वाली मैंने बात जो कही है आपको कितनों को समझ में आई है। ठीक है, जो हालांकि जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उनको समझ में आ रहा होगा कि यार अपन देख रहे थे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कहते हैं एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करते हैं उन्हें कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करते हैं उनको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड द चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। तो मोर और लेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली अगर जो एक चीफ हार्मोन रहेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करने वाला डेट इज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो पहले इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। देखो बहुत बहुत बेसिक चीज थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्डोस्टेरॉन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट। ओके, देखो मेरी बात समझना। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कॉर्टिसोल के पास भी कुछ कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। अपन यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स डिस्कस करने वाले ऑफ कोर्स बाय द नेम ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, मैं एल्डोस्टेरॉन हर जगह यूज करूंगा, बट आपको समझ में आ रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि आप अपन को हर एक के फंक्शन देखने, ठीक है ना, फंक्शन, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन, देन एड्रिनल एंड्रोजन का फंक्शन। ठीक है, ये पता नहीं स्केच पेन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो फंक्शन की अपन बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और द चीफ फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन है वो है दैट इज एक्शन ऑन किडनीज। वो एक्चुअली क्या करता है किडनी, ठीक है, क्या करता है मेरी बात समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कराता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में एल्डोस्टेरॉन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है अपना एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज पोटेशियम सेक्रीशन। ठीक है, इंक्रीज H+ सेक्रीशन। ठीक है, ये दोनों अपने रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है और ये अपने इंटरकलेटेड सेल्स जो है अपने कॉर्टिकल ट्यूबुल्स में वहां पे। तो मोटा मोटा ये बात है कि जो एल्डोस्टेरॉन है वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम सेक्रेशन कराता है एंड H+ का सेक्रेशन कराता है। देखो H+ का सेक्रेशन कराता नहीं है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए H+ सेक्रेट करना पड़ता है जिससे बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब मेरी बात समझो। देखो यहाँ पे मैं एक सेल बनाता हूँ। ठीक है, ये अपना हो गया एक, ठीक है, ये अपना एक सेल हो गया। ठीक है, ये जो सेल है लेट्स से इट्स अ प्रिंसिपल सेल जो भी अपन जिस पे अपन स्टडी करने वाले। ठीक है, रीनल सेल। ठीक है, यहाँ पे अपना हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड और यहाँ पे हो गया ल्यूमेन। और क्योंकि अपन किडनी के एक्शन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो किडनी का ही फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये हो गया ट्यूबुलर ल्यूमेन, ये हो गया रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड दिस आर प्रिंसिपल सेल और एपिथेलियल सेल। ओके, अब मेरी बात समझो। देखो ये आया एल्डोस्टेरॉन, दिस इज अवर एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और ये इस सेल पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस सेल पे एक्ट करेगा और इट हेल्प्स इन दी, दिस इज सोडियम एपिथेलियल चैनल एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में क्या चल रहा है, एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? मोटा मोटा एक अगर बात पूरी वीडियो में याद रखनी हो ना, दिस इज द मेन पॉइंट। एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन और एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्ब सोडियम फ्रॉम रीनल एपिथेलियल सेल्स। बस ये याद रखना, एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑफ कोर्स सोडियम आएगा तो वाटर तो आएगा ही, मेरी बात समझ में आ रही है? सोडियम आएगा तो वाटर तो आना ही है साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक इक्विवेलेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब देखो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम लेवल बढ़ाता है, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ाता है, वाटर लेवल बढ़ाता है। बताओ। यस, जो अपना एल्डोस्टेरॉन है वो सोडियम बढ़ाता है, जो टोटल सोडियम है बॉडी के अंदर वो बढ़ रहा है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन वाटर बढ़ा रहा है, क्योंकि सोडियम आने के हिसाब से वाटर अपने आप आ जा रहा है। ठीक है, बट एल्डोस्टेरॉन नेवर इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन, क्योंकि सोडियम आ रहा है तो साथ साथ वाटर भी आ रहा है, तो कंसंट्रेशन तो सेम ही रहा ना। बात समझ में आ रही है? सोडियम आया साथ में पानी भी आया तो कंसंट्रेशन तो मैच कर गया। ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है, सोडियम का कंसंट्रेशन सेम है, बट टोटल बॉडी के अंदर सोडियम लेवल जो बढ़ गया। ठीक है, तो किडनी के अंदर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का एंड ऑफ कोर्स पोटेशियम का सेक्रेशन कराता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और H+ का सेक्रेशन कराता है। ठीक है, ये है अपना चीफ एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन। अगर मैं इन्हीं के अंदर मान लो कि सोडियम का एक्सेस हो जाए, ये सोडियम की डेफिशिएंसी हो, सोडियम क्या सॉरी एल्डोस्टेरॉन का एक्सेस हो जाए या एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा समझो।
देखो, अगर एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, अगर उसका एक्सेस हो जाए, इसी के लेवल पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सेस हो गया तो क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले सोडियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। बात समझो, सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब हुआ, उसकी वजह से ज्यादा वाटर आया, इसकी वजह से ईसीएफ वॉल्यूम, एंड ऑफ कोर्स ये तो बेसिक फंक्शन है, ईसीएफ वॉल्यूम भी बढ़ता है और आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ता है एक्चुअली, जो फिजियोलॉजिकल एल्डोस्टेरॉन है, क्योंकि सोडियम रीअब्जॉर्ब करा रहा है तो ऑफकोर्स वाटर आएगा, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जो एक्सेस एल्डोस्टेरॉन होगा तो वो एक्सेस ईसीएफ वॉल्यूम कर देगा, ईसीएफ वॉल्यूम जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा, आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? और इसी वजह से इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। अगर बहुत ज्यादा टाइम तक एल्डोस्टेरॉन रहा बॉडी में, ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज बहुत ज्यादा टाइम तक एल्डोस्टेरॉन रहा तो हाइपरटेंशन के चांसेस है, क्योंकि इतना ज्यादा सोडियम और वाटर आ चुका है अपने बॉडी के अंदर और उसकी वजह से अपना बीपी बहुत ज्यादा हो गया, हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाना, राइट। अब मेरी बात समझो कि अगर ऐसे थोड़ा बहुत एल्डोस्टेरॉन बढ़ रहा है तो क्या हाइपरटेंशन होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बात समझो भाई, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया, ये आर्टीरियल प्रेशर को एक्चुअली इक्विवेलेंट, लाइक इस आर्टीरियल प्रेशर को बैलेंस कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझना। देखो क्या हुआ, अल्टीमेटली अपना आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया। अब इस आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा तो अपना जो रीनल आर्टरी है उसका भी प्रेशर बढ़ा, जीएफआर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं सोडियम लॉस होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि कितना एब्जॉर्ब करोगे, आपको ये बात तो पता होगी, अपन नीट में भी पढ़ते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, इनकी भी कैपेसिटी है, कितना ही तुम ले लोगे, ठीक है ना भाई। एक सोडियम ले लिया, 2 सोडियम ले लिया, इतना ज्यादा सोडियम जाएगा तो कितना ले लोगे। तो अगर ज्यादा ये सोडियम आ गया, ज्यादा पानी आ गया, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया, तो ज्यादा से ज्यादा वापस सोडियम जाने लगेगा, ठीक है, ल्यूमेन के अंदर, और अब ये ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और ये मतलब लीक करने लगेगा यूरिन के अंदर, और इसी वजह से, ठीक है, ये बैलेंस बना रहता है। मतलब इस एल्डोस्टेरॉन ने इस सोडियम को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका था प्रेशर, ठीक है, इसकी वजह से सोडियम भी ज्यादा लॉस्ट होने लग गया था यूरिन में। इसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप। आ रही मेरी बात समझ में? क्या है एल्डोस्टेरॉन एस्केप? लाइक रिटर्न टू नॉर्मल सोडियम एंड H2 एक्सक्रीशन बाय किडनी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर नेटरी। देखो मेरी बात समझो, ये जो सोडियम जो जा रहा है प्रेशर, लाइक आर्टीरियल प्रेशर की वजह से ज्यादा सोडियम ल्यूमेन में आ रहा है, ठीक है, आफ्टर जीएफआर, इसे कहते हैं प्रेशर नेट्रीयूरेसिस। और ज्यादा से ज्यादा पानी आ रहा है, इसे कहते हैं प्रेशर डायूरेसिस, ठीक है। सोडियम भी आ रहा है, अब यार ज्यादा आर्टीरियल प्रेशर है तो सोडियम भी आएगा, वाटर भी आएगा, और उसकी वजह से अपना सोडियम और वाटर दोनों लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में बैलेंस बना रहेगा, इसे कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप, ठीक है। और ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा होने के बाद एल्डोस्टेरॉन रिलीज होना खत्म हो जाएगा। क्यों? आपको मालूम है ना एल्डोस्टेरॉन को कौन एक्चुअली कर रहा है? दैट इज एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2, राइट। ये एंजियोटेंसिन ही तो है जो कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। मैंने आपको बताया था रास सिस्टम, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 रेनिन, ठीक है, RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसी वजह से एल्डोस्टेरॉन आया, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराया, अगर ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होने लगे, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लगा, आर्टेरियल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, लाइक एक बेसिक आर्टेरियल प्रेशर तो वो बढ़ाएगा ही। और ये रेनिन भी कब रिलीज होता है? जब एक्चुअली आर्टेरियल प्रेशर कम होता है, ये कह लो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो कम होता है, ठीक है। जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होता है जब जाके ये बढ़ता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होता है जब जाके रेनिन रिलीज होता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, देन एंजियोटेंसिन 2, देन एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, और ये एल्डोस्टेरॉन फाइनली अपना किडनी से जो रीनल एपिथेलियल सेल से वहाँ पे एपिथेलियल सोडियम चैनल बना रहा है, और वो सोडियम आ रहा है, और उसकी वजह से बाकी वापस सोडियम आया तो वाटर आया, और ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा ही हो गई, ठीक है, तो वापस सोडियम और वाटर लॉस होने लगेगा बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर नेट्रीयूरेसिस एंड प्रेशर डायूरेसिस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप, लाइक एल्डोस्टेरॉन के हाथ में ही नहीं आया वो चीज़, ठीक है। ओके, तो गॉट माय पॉइंट। तो सब मैं लास्ट में एक समरी भी बना दूंगा, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लास्ट में अपन एक अच्छी सी समरी भी कर लेंगे, तो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि क्या खिचड़ी हो गई, मतलब खिचड़ी नहीं हुई है, सब चीज सही चल रही है, ठीक है। तो अगर एक्सेस और यही एल्डोस्टेरॉन बहुत ज्यादा एक्सेस होता है तो हाइपरटेंशन के भी चांसेस आते हैं, ठीक है। और एज सच बाकी एल्डोस्टेरॉन इसको हेल्प कर देता है, बट बहुत ज्यादा ही कंटिन्यूसली अगर एल्डोस्टेरॉन आए जा रहा है, ठीक है, अगर यार सोडियम और वाटर लॉस हो रहा है तो बैलेंस बन गया, बट अगर आए जा रहे हैं तो अपने हाइपरटेंशन के चांसेस हो सकते हैं। ऑफकोर्स एक्सेस एल्डोस्टेरॉन की वजह से पोटेशियम सक्रीशन जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया। इस हाइपोकैलेमिया की वजह से होती है मसल वीकनेस। आगे बस समझ में। नेक्स्ट,
ये एल्डोस्टेरोन H प्लस सिक्रीशन को भी बढ़ा देगा। अगर H प्लस बॉडी से ज्यादा सेक्रेट होगा, लाइक H प्लस एक तरीके से एसिडिक की तरह वर्क करेगा ना, समझ रहे हो? बहुत ही रॉ बात बोली मैंने, बहुत ही घटिया बात बोली, ऐसे मत समझना H प्लस एसिड ऐसे सब नहीं होता। ये आप बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, व्हाट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस, व्हाट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे आप मोटा मोटा ये समझो H प्लस सेक्रेट होने की वजह से हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। मैंने बहुत ऐसे रॉ वर्ड्स में कहा था जिससे आपको समझ में आए, बाकी गलत तरीका ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को बायोकेमिस्ट्री में जाना नहीं है। ये चलो 4 टर्म से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एल्कोलाइसिस एंड व्हाट इज एसिडोसिस एंड विच वन इज रेस्पिरेटरी एंड विच वन इज मेटाबॉलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई होप कि आप लोग बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? देन डेफिशिएंसी की अगर अपन बात करें, अब वही चीज, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी एल्डोस्टेरोन की तो क्या होगा भाई? सोडियम की डेफिशिएंसी हो, समझो मतलब अगर एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम ज्यादा से ज्यादा यूरिन में लॉस होगा। सोडियम लॉस हुआ मतलब वाटर भी अब नहीं आएगा, तो ईसीएफ वॉल्यूम भी कम हो गया, तो पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में जा सकता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी शॉक। और यही रीजन है, जब भी पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में जाता है तो उस टाइम पे अगर यही सर्कुलेटरी शॉक में जाता रहा तो डेथ भी होने के चांसेस है। और उससे पहले अगर अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का इंजेक्शन दे देते हैं तो दीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर सेड टू बी एक्चुअली एक्यूट लाइफ सेविंग, लाइक उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो इंसान की जान बचा सकता है, ठीक है? तो दीज आर लाइक दीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर सेड टू बी एक्यूट लाइफ सेविंग पोर्शन ऑफ द एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। आ गई बात समझ में? फाइन। तो ये हो गया एक्सेस, ये हो गई डेफिशिएंसी। तो क्या एल्डोस्टेरोन से किडनी पे एक्ट करता है? नहीं। यार तो मेरी बात समझो, लेट्स से अगर यार इतना पसीना आ रहा है ना यार, ऊपर वाले ने पता है ना हर किसी को सब कुछ नहीं देता, किसी को बुद्धि देता है तो किसी को पैसा देता है जी। और कुछ कुछ इतने किस्मत वाले होते हैं जिनके पास बुद्धि भी होती है और पैसा भी होता है। बहुत गर्मी है यार सच्ची, ठीक है? अब यही मेरे पास एयर कंडीशनर होता ना तो आराम से मेरा स्टूडियो और सब बन जाता। बहुत बार रीज़न ये भी होता है मैं नहीं पढ़ाता अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है? अब मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो क्या सिर्फ एल्डोस्टेरोन किडनी पे एक्ट करता है? नहीं। अब मेरी बात समझो यार, एक इंसान है, ठीक है, बहुत गर्मी में रेगिस्तान में, ठीक है भाई, ये इंसान क्या चाहेगा अल्टीमेटली? अगर बॉडी को मेंटेन रखना है तो अपन को सोडियम को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, ठीक है? सोडियम को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा जिससे वाटर भी एब्जॉर्ब रहेगा, तो चीजें बहुत सही रहेगी, पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में नहीं जाएगा, एल्डोस्टेरोन अच्छे से अपना रिलीज होता रहेगा, राइट? पर क्या यही एक रीजन है कि अपने यूरिन से बचा लिया? इसी धूप में इसी टाइम पे उसको पसीना भी आ रहा होगा, ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि एल्डोस्टेरोन को अगर सब कुछ नॉर्मल रखना है तो स्वेट ग्लैंड पे भी एक्ट करेगा, और इन्फेक्ट करता है। साथ में सलाइवा भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि गला सूखेगा, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है? और अगर मान लो सलाइवा स्टमक में चले भी गया तो भी मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो, क्योंकि अल्टीमेटली आयंस का बॉडी में होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है सब कुछ नॉर्मल रखने के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक डिहाइड्रेशन का दिया है, बट एक्चुअली H2O की बात नहीं चल रही। यहाँ पे मेरा मेन जो फोकस है वो सोडियम आयन पे, ठीक है? मेरा कोई लेना देना नहीं है पानी से, पानी का मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे पास आयंस बराबर होने चाहिए बॉडी में, उसके हिसाब से एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है? और एल्डोस्टेरोन को सेक्रेट और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोडियम के ही अकॉर्डिंग एल्डोस्टेरोन नहीं आता। जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होता है तब रेनिन सेक्रेट होता है, वो एक्चुअली एंजियोटेंसिन बनाता है, वो एक्चुअली एल्डोस्टेरोन बनाता है, एंड वो एक्चुअली सोडियम एब्जॉर्ब करा रहा है, और अल्टीमेटली वाटर भी आई जा रहा है और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ठीक हो जा रहा है। आ रही बात समझ में? पूरी चेन ऑफ रिएक्शन चल रही है। तो साथ में ये एक्चुअली इंटेस्टाइन पे भी एक्ट करता है, ठीक है? अब देखो स्वेट ग्लैंड पे क्या करता है, एक्चुअली आप देखोगे कि स्वेट में अपने होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है? तो आयंस का यहां से भी लॉस हो रहा है। इनफैक्ट ये आयन तो लॉस हो ही रहा है, ज्यादा आयन लॉस हो जाता अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होता। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो कलेक्टिंग डक्ट से वहां से सारा सोडियम रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, थोड़ा ही सोडियम को एक्सक्रीट होने देता है। तो एक्चुअली इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स सेक्रीशन ऑफ पोटेशियम। आगे बस समझ में? इन द डक्ट्स, यहां पे भी सलाइवरी ग्लैंड में भी सेम रोल है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम और सेक्रीशन ऑफ पोटेशियम। आगे मेरी बात समझ में? और इंटेस्टाइन में इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है? यार आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, अगर अपन सेल्यूलर मैकेनिज्म पे थोड़ी बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा सेलुलर मैकेनिज्म समझे। देखो एल्डोस्टेरोन जो है वो ऑफकोर्स स्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह रहे हैं उसे अपन, ठीक है? तो स्टेरॉइड्स है, ऑफकोर्स लिपिड सॉल्युबल है, ये इसके अंदर चले जाएगा। इसके अंदर जो अपना जो एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे अपना एक एमआर
MR कहे तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, इस पे जाकर के ये अटैच हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अब न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में बनेगा mRNA, ये mRNA बाहर आएगा और बनाएगा प्रोटीन्स। ठीक है, यही एक प्रोटीन है सोडियम एपिथेलियल चैनल। ठीक है, और ये सोडियम एपिथेलियल चैनल एक्चुअली सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ में सोडियम ज्यादा है और साथ में यहाँ पे एक पंप चल रहा है जो कि पोटेशियम को अंदर ला रहा है, सोडियम को बाहर ला रहा है, और फिर बाद में पोटेशियम भी एक्सक्रीट होगा। समझो, तो एल्डोस्टेरॉन एक्चुअली इस तरीके से एक्ट करता है, MR रिसेप्टर पे जाकर के प्रोटीन्स बना रहा है, और वो सारे प्रोटीन सब बनते हैं जो कि एक्चुअली इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है फॉर सोडियम, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। तो वो सारे प्रोटीन बनते हैं और इस तरीके से एल्डोस्टेरॉन अपना एक फंक्शन देता है बाय एब्जॉर्बिंग और रीअब्जॉर्बिंग सोडियम और एंड बाय एक्सक्रीटिंग पोटेशियम एंड बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन। राइट, करेक्ट है। एक मैं आपको यहां पे ये बात समझाना चाह रहा हूं, अगर ड्रग्स का रोल देखें, ठीक है, तो एक ड्रग होती है एम्यूलोराइड। ठीक है, ये एमिलोराइड क्या करती है, एमिलोराइड, ठीक है, ये एमिलोराइड क्या करती है, इस सोडियम जो इस एपिथेलियल सोडियम चैनल है इसको ब्लॉक करती है, और इसकी वजह से सोडियम नहीं जा पाता और ये सोडियम लॉस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड डायूरेटिक्स। तो एक्चुअली फार्माकोलॉजी जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड डायूरेटिक्स, ये कह लो रीनल फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है। एज सच यही जो MR है, ठीक है, जहां पे एल्डोस्टेरॉन अटैच हुआ है, यहाँ पे एक और ड्रग आ सकती है दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, तो ये स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करती है, यहाँ पे अटैच हो जाती है, एल्डोस्टेरॉन को अपना काम नहीं करने देती, एंड देयरफॉर बोथ दीज ड्रग्स आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स का भी यूज करता है हाइपरटेंशन के अंदर, अगर कहीं ना कहीं बॉडी से फ्लूइड लॉस कराना होता है। ठीक है, कहीं कोई किसी भी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा इडीमा हो जाता है, या कोई भी रीजन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ECF वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो अपन डायूरेटिक्स यूज करते हैं। कभी कभी डायूरेटिक्स काम नहीं करते तो अपन देते हैं एस इनिबिटर। ठीक है, यहाँ आ गया एस इनिबिटर। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करने वाले को कहते हैं एस, लाइक एस हो गया ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस इनिबिटर। और ये एस इनिबिटर एक्चुअली हाइपरटेंशन के अंदर काम आता है, लाइक जिसके बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, बीपी ज्यादा रहता है, तो उसमें अपन एस इनिबिटर भी देते हैं अगर अपने डायूरेटिक्स वर्क नहीं कर रहे तो। ऑफकोर्स लाइक क्रॉनिक एस इनिबिटर, लाइफ लॉन्ग एस इनिबिटर्स रहते हैं, वो सब आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। मेरा ये काम है आपको बताना कि जिस कभी कभी अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि यार मैं सही तो पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है आधे से ज्यादा लोग ये मानते हो कि यूट्यूब से पढ़ रहा है तो क्या ही पढ़ रहा होगा, ऐसा समझ लो। मेरी बात समझो, यूट्यूब से पढ़ने को हमेशा खराब माना जाता है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, बस पैसे नहीं ले रहा इस वीडियोस के, ठीक है, बट एज सच बहुत प्रीमियम कंटेंट है। ठीक है, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। जब आप फार्माकोलॉजी में आओगे ना, टीचर सीधा सीधा ये डायग्राम लाएगा और बोलेगा ये तो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, ये सच्चाई बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ठीक है, सेकंड ईयर में आने के बाद नीचे कमेंट में गाली लिख के चले जाना अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो। मैं आप बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस ईयर में आप हो, अगर आप ये सोचते हो कि आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल जाके पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो पढ़ना ही है आपको, और अच्छे टीचर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार ये देखता हूँ यूट्यूब पे, कोई भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई भी एनाटॉमी पढ़ा रहा है और पास हो जाओगे हो जाओगे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तुम लोगों को आइडिया नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपने साथ। ठीक है, यू आर डॉक्टर्स, थिंक यू आर अ डॉक्टर। थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि यार इतनी मेहनत करनी, एक बार मेहनत करने की आदत पड़ेगी ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे ब्रश करने की आदत होती है, मेहनत करने की भी आदत हो जाती है। ठीक है, और ये इसका मतलब नहीं कि आप पूरे टाइम पढ़ते रहो। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। बस ये मोटा मोटी बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी मेरे हाथ में तो सेफ है। ओके, तो ये आप थोड़ा थोड़ा अगर चाहो तो याद करो, नहीं चाहो तो नहीं याद करो, बट ये सब ड्रग्स रहती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को यार एक समरी दे दूँ, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे समरी दे दो यार, ठीक है ना। देखो मेरी बात समझो, एल्डोस्टेरॉन का मेजर फंक्शन क्या है, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है अपनी किडनीज पे। 3, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन, H+ का एक्सक्रीशन। राइट, आप लोग हमेशा ये याद रखोगे, एल्डोस्टेरॉन जब भी नाम लो हमेशा ये बोलो सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ये की वर्ड है, ये स्टेटमेंट को रट के जाओ। एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। किडनी के अंदर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड H+ एक्सक्रीशन। साथ में सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ठीक है, वहां पे भी यही करता है, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन एंड K+ का सेक्रीशन। ठीक है, और अगर तीसरा इंटेस्टाइन तो Na+ का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब यहीं पे अपना एक्सेस भी हो जाएगा। मान लो सोडियम एल्डोस्टेरॉन एक्सेस हो गया,
ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन एक्सेस हो गया, सोडियम ज़्यादा आया, वाटर ज़्यादा आया, ईसीएफ वॉल्यूम ज़्यादा आया, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये भी लिखना, किडनी के अंदर इंक्रीज फिर ईसीएफ वॉल्यूम एंड इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। बट अगर एल्डोस्टेरोन एक्सेस हुआ तो ईसीएफ वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, आर्टेरियल प्रेशर बहुत बढ़ गया, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है। बट इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है एल्डोस्टेरोन एस्केप का, ठीक है। वो ये क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा हो गया, उसकी वजह से ज्यादा वाटर ल्यूमेन में आने लगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम ल्यूमेन में आने लगा, सारा एल्डोस्टेरोन नहीं ले सका क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की भी अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप, ठीक है, जिसकी वजह से बैलेंस बना हुआ है। पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट होने की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन ज़्यादा एक्सक्रीशन होने की वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगी। करेक्ट, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब अपन देखिए अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, वही सारी बातें यार। डेफिशिएंसी हो गई, सोडियम कम, वाटर कम, ठीक है, पेशेंट शॉक में जा सकता है और डेथ से पहले मैं चाहूँगा मिनरल कॉर्टिकॉइड का इंजेक्शन उसको लग जाए। पोटेशियम की कमी, एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से पोटेशियम बढ़ेगा बॉडी के अंदर, अच्छा उसकी वजह से होते है कार्डियक टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये बात मैं बताना वहाँ भूल गया था, कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है अगर पोटेशियम बढ़ता है तो, ठीक है। और ये बात है, हाइड्रोजन के बढ़ने से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये तो माइनर फीचर्स है, आपको ये मोटा मोटा ध्यान रखना है, ओके। आगे बस समझ में, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ठीक है ना। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ वैसे एक मोटा मोटा। देखो यार, दुनिया में ना मैं एक बार के लिए मानता हूँ 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, नॉट स्टडी। एक वो जो पढ़ते हैं, ठीक है, स्टूडियस बच्चे। एक वो जो मुझसे पढ़ते हैं, आशीष स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरी बात समझो, देखो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते ना, अगर मैं उनसे पूछूं कि एल्डोस्टेरॉन, यही मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, एल्डोस्टेरॉन जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में, ऑफकोर्स सारे हार्मोन्स अपने जो एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं वो पिट्यूटरी से आ रहे हैं। जो नहीं पढ़ते वो एग्जाम में मार्क करके एसीटीएच रिलीज होने की वजह से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा और वो अपने इफेक्ट देगा। दिस इज अ ब्लंडर, कभी ये गलती मत करना, ठीक है। ये मैं फिर लास्ट वीडियो में बताया था। पढ़ने वाले बच्चे वो एक बार के लिए सोचेंगे एल्डोस्टेरॉन क्या करता है यार, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, इसका मतलब बॉडी के अंदर सोडियम आयन को बढ़ा रहा है। तो अगर सोडियम आयन की कमी हो जाएगी तो उस वजह से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, ठीक है, सोडियम आयन की कमी की वजह से। गलत गलत गलत, कितना भी पढ़ लो यार, लेकिन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पढ़ने वाले बच्चे भी ये गलती बहुत करते हैं, ठीक है। तो मुझसे पढ़ते उनको मालूम है एल्डोस्टेरॉन किसकी वजह से रिलीज होता है बच्चों, बताओ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंजियोटेंसिन, राइट। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन, याद रखना। एंड ऑफ कोर्स पोटेशियम का भी रोल है, ठीक है। मेनली एल्डोस्टेरॉन, पोटेशियम की वजह से एल्डोस्टेरॉन का मतलब एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होता है, सेक्रीट होता है। हमेशा याद रखना, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हटके ये पूरा एल्डोस्टेरॉन है वो रास सिस्टम में आता है, ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में, ना कि सोडियम आयंस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 को कौन रिलीज कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 कहां से है, रेनिन की वजह से। रेनिन कहां से है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होने की वजह से, राइट। और वो बन जाते हैं रीनल फिजियोलॉजी के अंदर, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना सर, वो कहेंगे सर मैं ना पढ़ने वाले बच्चों में नहीं आता, पढ़ता हूँ बट अब आपसे पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या ऐसा कुछ है कि आपसे पढ़ने वाले बच्चों से भी मैं ज़्यादा होशियार हो जाऊँ? भाई जो आपसे पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा होशियार हो सकता हूँ, यस, ये भी एक कम्युनिटी है, दीज आर। और ये होने के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। अगर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा है ना, डेफिनेटली यार वो मुझसे तो ज़्यादा होशियार हो ही जाएगा, मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट होगा, मेरे पढ़ाने वाले बच्चों से भी शायद ज़्यादा स्मार्ट हो। बट द पॉइंट बिंग, इसमें भी एक कैच पॉइंट है, वो ये कि यार गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप बहुत ही स्टूडियस हो फिर तो ठीक है, बट ऐसे सच लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है ना, तो आप चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। पढ़ने का शौक है तो पढ़ो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पढ़ाने वाले बच्चे कभी पीछे तो नहीं रहेंगे, ये बात तो क्लियर बात है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाँ यार, एक चीज़ और रह गई थी। देखो एल्डोस्टेरॉन के मैंने आपको फंक्शंस बताए, ये सारे फंक्शन अभी आपको मैंने बताया कि कैसे जीन्स के लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। एमआर रिसेप्टर पर अटैच हो रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है, डीएनए बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, वो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बन रहे हैं और वो सब सोडियम वोडियम सब जो है वो सब काम कर रहा है अपना, एब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम जा रहा है, सब चीज़ें, ठीक है। बट एल्डोस्टेरॉन के तो ये तो हो गया एल्डोस्टेरॉन का जीनोमिक फंक्शन। एक होता है एल्डोस्टेरॉन का नॉन जीनोमिक फंक्शन, ठीक है। एक हो गया जीनोमिक फंक्शन, एक हो गया नॉन जीनोमिक। जीनोमिक फंक्शन वही किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इंटेस्टाइन, राइट। नॉन जीनोमिक फंक्शन एक्चुअली इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट ऐसा कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एक्चुअली सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि साइक्लिक एएमपी इन लाइक
वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर साइक्लिक एएमपी बनाने में। तो ऐसा इतनी रिसर्च नहीं है, बट येस नॉन जीनोमिक एक्शन की अगर अपन बात करें तो एल्डोस्टेरोन का सेकेंडरी मैसेंजर भी है। इन शॉर्ट अगर कभी आ जाए कि फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो आप लोग ऐसे डिवाइड करना, जीनोमिक नॉन जीनोमिक में लिख देना, सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाना, जीनोमिक में आपको पूरी वीडियो बताई थी, ठीक है। नॉन जीनोमिक तो कोई रिसर्च नहीं हुई है, बट अगर आप लिखोगे तो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हो, ठीक है। बाय।